आइए दोस्तों, यह एसएससी एमटीएस का सेट नंबर 1 है, जिसका जनरल अवेयरनेस खंड का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन का। पहला क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो देखिए, शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर से जुड़ा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कुछ वाद्य यंत्र की हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे देखिए सितार। तो सितार जो है पंडित रविशंकर और विलायत खां, यह सितार वादक है। और सितार का खोज सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। दूसरा में देखिए तबला है, तबला जो कि जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज, ये तबला वादक हैं। अब है बांसुरी वादक, तो पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो कि बांसुरी वादक है। चौथा में आइए शहनाई, तो शहनाई के लिए बिस्मिल्ला खां, या दूसरा नाम है अली अहमद खान, जो कि शहनाई वादक हैं। चौथा में आइए सरोद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमजद अली खां सरोद, अली अकबर खां सरोद वादक हैं। पांचवा में आइए बीना वादक, तो बीना वादक में एस बालचंद्रन। इतिहास का बात करें तो इतिहास में एक ठो महान शासक हुए थे, जिनका नाम समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता था। वो कुछ से संबंधित थे, बीना से, बीना वादक वो भी थे। और संतूर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर से है। यह भजन सोपारी, जिनका निधन हो गया। और वायलिन से संबंधित है डॉक्टर एन के राजन। तो आप लोग समझ गए यहाँ पर कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य से जुड़ा है, तो संतूर से। अभी इसका विस्तार से भी हम चर्चा कर दिए थे। दूसरा आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो देखिए दूध है ऑप्शन, नमक है, चीनी है और चॉक पाउडर है। तो देखिए पानी में तो दूध घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगा और चॉक पाउडर नहीं घुलता, जिसको खड़िया कहते हैं। तो देखिए दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नमक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे, टेबल साल्ट। और चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, चीनी का फॉर्मूला होता है। और चॉक पाउडर जिसे खड़िया कहते हैं CaCO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था? तो पहला में उपभोक्ता मामले विभाग, वाणिज्य विभाग, औषध विभाग, पशुपालन या डेयरी विभाग। तो इसका आंसर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन डेयरी विभाग। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थितिकी
कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। समझें? तो पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। समझें? पारिस्थितिक तंत्र है क्या, तो उसे समझने के लिए आइए हम विस्तार से पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, तो पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी, समझें, तो जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। यह जो इकोलॉजी है वो ओयोकोलॉजी शब्द से बना था, ओयोकोलॉजी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकल ने किया था। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 79, ओयोकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। यह शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, ओकोयस से और लोगोस से। ओकोयस का अर्थ होता है रहने का स्थान, लोगस मतलब होता है अध्ययन, मतलब रहने का स्थान का धन का को ही इकोलॉजी कहते हैं, जो कि एक ग्रीक शब्द है इकोलॉजी। अब आइए इसे विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे चलकर इसे ही इकोलॉजी नाम दिया गया। अब चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टंसले ने 1935 में किया। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था, और इकोसिस्टम का प्रयोग एजी टंसले ने 1935 में किया था। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इकोसिस्टम समान रूप से जीव मंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ईटीसी जैविक घटक हुआ इकोसिस्टम का। और अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, प्रकाश ऊर्जा, ईटीसी अजैविक घटक हुआ। और जैविक घटक में तीन प्रकार में बांटा गया है जैविक घटक को। पहला उत्पादक, जो कि स्वपोषी होता है, जिसमें क्लोरोफिल समानता पाया जाता है जैसे पेड़ पौधा। दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा अपघटक। समझें? तो पहले अजैविक घटक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अजैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। एक अकार्बनिक पदार्थ है, दूसरा रासायनिक और भौतिकी है। तो अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी अकार्बनिक पदार्थ हो गया। दूसरा रासायनिक और भौतिकी में जैसे ज्वालामुखी ले लीजिए, भूकंप ले लीजिए, बाढ़ ले लीजिए,
दावानल हो गया, जलवायु हो गया तथा मौसमी दशाएं हो गया, सभी किस में आता है? रासायनिक भौतिकी। अजैविक घटक, इकोसिस्टम का अजैविक घटक को दो भागों में बांटा गया, अकार्बनिक पदार्थ में और रासायनिक, दूसरा हो गया रासायनिक और भौतिकी पदार्थ, जिसका ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी घटाएं etc। अब जैविक घटक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया। पहला देखिए उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। तो पहले उत्पादक उसे कहते हैं जो स्वपोषित हो, जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है, समझे? जैसे अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है, जिसमें क्लोरोफिल हो, जो प्रकाश संश्लेषण करता हो, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसको उत्पादक हो गया। दूसरा मानिए उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, समझे? उपभोक्ता को तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला आ गया प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे शाक भक्षी कहते हैं। शाक भक्षी मतलब कि शाकाहारी। दूसरा द्वितीय, जिसे शाक भक्षी या अन्य प्राणी पर निर्भर। और तृतीय को कहते हैं मांस भक्षी, जो कि प्राथमिक और द्वितीय को भोजन बनाता है, समझे? जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में आता है जो पेड़ पौधा या फिर शाकाहारी हो, जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ऊँट हो गया, जो कि पौधों पर निर्भर रहता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि दोनों चीज खाता, पेड़ पौधा से भी कुछ और कुछ दूसरों जीव पर भी निर्भर रहता हो, जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, मानव भी इसी में आएगा। और तृतीय को मांस भक्षी कहते हैं, या प्राथमिक और द्वितीय दोनों को भोजन बनाता है। जैसे शेर क्या खाता है? पेड़ पौधा कभी नहीं खाएगा। वह तो या तो खरगोश बकरी, जो कि प्रथम है उपभोक्ता, उसको खाएगा, या फिर द्वितीय उपभोक्ता सांप भेड़िया इस सब से रिलेटेड खाएगा। तो शेर, बाघ, बाज, शार्क, ये सब क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता हो गया। अब आइए चर्चा करते हैं अपघटक के बारे में। तीसरा अपघटक क्या है? तो देखिए अपघटक जो है इसे मृत जीवी भी कहते हैं, या जो अपघटक में बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, या फिर जैसे कोई पशु मर गया या फिर जंगल में जानवर मर गया, उसको सही छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे देखिएगा क्या वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे बैक्टीरिया, कवक, ये सब धीरे धीरे उसको करके खाते हैं, और ये सब वायुमंडल में रहना जरूरी है, क्योंकि ये सब अपघटक कहलाते हैं। तो मृत अवशोषों के भाई श्वसनीय पाचन से सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें अपघटकों द्वारा उपभोग किया जाता है। आप घटक बेसिकली आप मान लीजिए जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो अपघटन करते हो, जैसे चूहा मर गया उसको आप फेंक दीजिए, वो कुछ दिन के बाद देखिएगा तो वहाँ से गायब होगी। मतलब कि छोटा छोटा जो बैक्टीरिया, कवक, वो सब अपघटन करते हैं, उसको ना धीरे धीरे उनको खा जाएंगे श्वसनीय पाचन के, और अकार्बनिक पदार्थ का विसर्जन होता है। तो यहाँ पर चलिए अब पारिस्थितिकी तंत्र के वहाँ हम पढ़ लिए थे कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अजैविक घटक, जैविक घटक। जैविक घटक को भी दो भागों में, जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता घटक, अपघटक। और अजैविक को भी 2 भागों में बांटा गया था, कार्बनिक, रासायनिक, भौतिकी। अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्राकृतिक परितंत्र, पहला जो कि प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर, जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहता है, जैसे जंगल, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, नदियां हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला प्राकृतिक परितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्ण रूप से सौर विकिरण, मतलब कि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर, जैसे जंगल, घास के मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, नदियाँ हो गया, झील हो गया। इनसे हमें भोजन और ईंधन, चारा मिलता है, उसे पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर आधारित हो। दूसरा सौर विकिरण या ऊर्जा सहायकों, जैसे हवा हो गया, वर्षा हो गया, ज्वार भाटा हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया, ज्वार नदमुख हो गया, कोरल रीफ हो गया। तो इससे क्या है, ऊर्जा में सहायक हो। जैसे हवा से आप लोग सुनते होंगे कि पवन चक्की द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या हुआ, हवा जो है ऊर्जा में सहायक है। हम चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे प्रकार के बारे में, जो कि मानव निर्मित मैनमेड इकोसिस्टम है। मैनमेड इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। पहला सौर ऊर्जा पर निर्भर, जैसे खेत हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, कृत्रिम तालाब हो गया, सौर ऊर्जा पर निर्भर है। और दूसरा हो गया जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, जैसे नगरीय औद्योगिक परितंत्र। क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। औद्योगिक इकाई है, इसमें क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, जीवाश्म ईंधन चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। समझे, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। देखिए जंगल को तो आपको पहले बताया था कि जंगल नहीं होगा, क्योंकि जंगल पूर्ण रूप से सौर विकिरण या प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। झील भी देखिए प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। तालाब या बगीचा, तो तालाब या बगीचा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर बगीचा हो, क्योंकि तालाब को मानव निर्मित भी तालाब होता है। अगर बगीचा आंसर में नहीं होता तो तालाब हो सकता था, मानव निर्मित तालाब भी हो सकता है, या कुछ प्राकृतिक तालाब भी होता है, बड़े तालाब। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। कृत्रिम तालाब अगर होता तो हो सकता था मानव निर्मित मैनमेड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर 81 देखते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से दिल्ली की बीच चली थी। मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 82 करा है कि सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो पर्यावरण देखिए, पर्यावरण दुर्दशा तो होगा नहीं, इसका सटीक आंसर गरीबी होगा। गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में न जाना जाता है, फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो स्वर कोकिला, भारत का स्वर कोकिला आप लोग जानते हैं, लता मंगेशकर को कहा जाता था। 84 में आते हैं। कह रहा है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। बोध गया, कुशीनगर, बराबर की गुफाएं, सारनाथ। तो इसका आंसर सारनाथ होगा। आइए इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी करते हैं। तो जैसे देखिए, कह रहा है कि गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। और इनका जन्म लुम्बिनी में लुम्बिनी नेपाल में, और मृत्यु कुशीनगर जो कि भारत में पड़ता है। 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं गौतम बुद्ध के पत्नी के बारे में। तो इनका पत्नी का नाम देखिए, यशोधरा था। इनके पुत्र के बारे में बात करते हैं तो इनका पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का मतलब होता है बंधन। और पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के राजा थे। और माता का नाम देख लेते हैं, माया देवी, जिसे महामाया भी कहा जाता था, कोलिय वंश की राजकुमारी थी। इनका उत्तराधिकारी मैत्रेय थे। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने की थी, क्योंकि जानते हैं कि जन्म की कुछ ही दिनों के बाद उनके माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण मौसी, जो कि नाम प्रजापति गौतमी था। यह 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। ज्ञान प्राप्ति तो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया, जो कि जानते हैं बिहार में पड़ता है। बिहार के गया जिला में बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 आर्य शब्द दिए थे। आर्य अष्टांग मार्ग, निर्वाण, त्रिरत्न और
पंचशील। 4 आश्रित है। बौद्ध साहित्य में ग्रंथ को पिटक कहा जाता है, जिसे पहला त्रिपिटक जो कि पाली ग्रंथ संग्रह है, दूसरा विनय पिटक जो कि पाली सूत्र और महायान सूत्र है, तीसरा अभिधम पिटक जो कि बौद्ध तंत्र है, बौद्ध तंत्र है। अब इनका हम चर्चा कर लेते हैं। जो सभा हुआ था, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, जो कि पटना के निकट है। यहाँ का अध्यक्ष सावा कामी थे और यहाँ का शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जो कि मोंगलीपुत्र तीस के अध्यक्ष थे और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में। इसका अध्यक्ष वसुमित्र या कहिए अश्वघोष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग पता चलिए कि बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। बराबर की गुफाएं इनसे संबंधित है नहीं। तो बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार सारनाथ में किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 करा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा कहिए, खाने वाला सोडा कहिए, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, इसका आंसर NaHCO3 होगा। NaHCO3। देखिए इनके बारे में कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए NaHCO3 इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। इसे मीठा सोडा भी आप कह सकते हैं, खाने का सोडा भी कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन इसमें मौजूद होती है। और इनका IUPAC नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए। इसका उपयोग आप पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, और जो सोडा युक्त पेय पदार्थ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अग्निशामक के रूप में आप कहीं कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि लाल कलर का एक टंकी होता है, जो कि आग लगने पर उससे आग को बुझाया जाता है। तो उसके अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्टेरिक अम्ल होता है। टॉर्टेरिक अम्ल जो कि
इमली में पाया जाता है और यह आसानी से देखिए यह आसानी से CO2 उत्पन्न कर सकता है। अग्निशामक के रूप में सोडियम कार्बोनेट और टॉर्टेरिक अम्ल का उपयोग होता है। तो यह आग कैसे बुझा देता है? तो देखिए जो कि अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्टेरिक अम्ल, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्टेरिक अम्ल है, तो यह आसानी से दोनों जब मिलता है तो CO2 उत्पन्न कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हवा से भारी होने के कारण आग और हवा के बीच में परत बना देता है, समझे? और आग जो है वायु के संपर्क में नहीं हो पाता है। तो जानते हो कि आग को जलने में ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो आग को जलने में सहायक होती है। तो जैसे ही हवा से संपर्क टूटता है तो क्या होता है? आग बुझ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्रयोगशाला में अगर आग लगता हो, अगर प्रयोगशाला में क्षार के कारण आग लगता हो तो उसी लिए पायरीन का प्रयोग करते हैं, जिसे CCl4 कहते हैं। अब हम बात करते हैं CaSO4 के बारे में। CaSO4 के बारे में, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। CaSO4 एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसे जिप्सम भी कहते हैं, जब सूखा हुआ रहता है तो जिप्सम होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट कहते हैं, या फिर जब इसमें जल का कण मिल जाता है तो इसे कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट कहते हैं, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूखा हुआ रहेगा, जल के कण नहीं रहेगा तो जिप्सम। और CaSO4 को निर्जल जिप्सम कहते हैं, मतलब इसमें जल नहीं होता। अब हम बात करते हैं NH4Cl के बारे में। NH4Cl एक अकार्बनिक यौगिक है। IUPAC नेम इसे अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। इसे नवसादर भी कह सकते हैं। पानी में मिलाने पर पानी को ठंडा कर देता है। जोसेफ प्रिस्टले ने NH4Cl को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया था। प्रयोगशाला में NH4Cl तथा बुझा चूना के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया जाता है। अब देख लेते हैं Na2CO3 के बारे। Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट या फिर इसे सोडा यस कह सकते हैं आप। यह एक कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक है और इसे धोवन सोडा भी कह सकते हैं आप। यह एक सामान्य लवण है। ये देखिए, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यह एक क्या है? एक सामान्य लवण है जिसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जल की कठोरता को दूर करने में इसे उपयोग करते हैं। इसे सोडा यस भी कहा जाता है। Na2CO3 और इसमें 10 जल के अणु अगर मिला दीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाता है, जो कि धोवन सोडा बन जाता है, जो कि जल अणु जुड़ जाने के बाद होता है। ऐसे सोडियम कार्बोनेट होता है।
लेकिन इसमें 10H2O जल की मात्रा को मिला जाता है तो यह धोवन सोडा हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं इसे। इससे गर्म करने पर NaHCO3 जल के अणु उड़ जाएगा, तो NaHCO3 क्या बन जाएगा, सोडियम बेकिंग सोडा बन जाता है, बेकिंग सोडा में बदल जाता है। अगर गर्म कीजिएगा तो NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा में बदल जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कह रहा है कि सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो पहले हम लोग चट्टान के बारे में जैसा चर्चा कर लेंगे कि चट्टान बेसिकली है क्या। तो देखिए, चट्टान पृथ्वी के सतह के ऊपरी कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। चट्टान बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान इंजीनियस रॉक, दूसरा अपसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा कायतंत्री चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक। अब आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जितने प्रकार के जो चट्टान होते हैं वो किसी न किसी रूप से आग्नेय चट्टान के ही रूपांतरित होने से बनते हैं। तो कहता है कि क्योंकि अन्य चट्टान की उत्पत्ति सीधे या परोक्ष मतलब रूपांतरित रूप से इसी चट्टान से होती है, इसलिए इसे प्राथमिक रॉक भी कहते हैं या फिर आग्नेय चट्टान को। इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से निकले, ज्वालामुखी जो कि फटता है उससे निकले मैग्मा और लावा के ठंडे और जमने से होता है। इसमें परत और जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि देखिए ज्वालामुखी के निर्माण, ज्वालामुखी के फटने से वो पृथ्वी पर निकली, उसका ठंडा होने से होता है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें खनिज पाया जाता है। तो इसमें जीवाश्म कोयला पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। यह चट्टान धात्विक खनिजों से परिपूर्ण होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से निकले लावा और मैग्मा से इसका निर्माण होता है। इसमें सोना, निकेल, तांबा, चांदी, ये तो आप लोग जानते हैं होगा ही। इन चट्टानों में बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेगमाटाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, यह सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्थिति एवं संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया। पहला अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। अंतर्निर्मित मतलब अंदर जो आग्नेय चट्टान बनता, और वो बाह्य मतलब बाहर जो आग्नेय चट्टान बनता। तो पहले अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सतह के नीचे लावा के ठंडे और ठोस होने से निर्मित होती है। सतह के नीचे जो लावा और ठंडा होकर के ठोस हो जाता है
तो इसे अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए पतालिक प्लूटोनिक रॉक और दूसरा मध्यवर्ती हाइपोवेसल रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक किसे कहते हैं? तो प्लूटोनिक रॉक पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर होती है। अधिक धीमी गति से ठंडा होने के कारण इसके क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, लेकिन कैसा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो प्लूटोनिक रॉक मतलब पतालिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि हाइपोबाइसल्स रुख मध्यवर्ती। तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरातल में अवरुद्ध होने के कारण लावा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप में जम जाता है। फिर बाद में अपरदन होने के कारण यह चट्टानें धरती पर दिखाई देने लगते हैं। तो इसे हाइपोबाइसल्स रुख या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे हम बात करें लावा निकल रहा तो अवरोध है, अब जरा सा बीच में पत्थर है, इधर गड्ढा है, इधर गड्ढा है, नली के आकार का बना हुआ है, तो निकलेगा तो क्या हुआ? बीच में जहाँ पर अवरोध है वहाँ पर तो रुक जाएगा, लेकिन साइड से निकल जाएगा। तो साइड से निकल गया, उसके बाद क्या होगा? जब पानी से, हवा से अपरदन होगा तो फिर वह जो चट्टान दिखाई देने लगेगा, तो उसे ही हाइपोबैसल्स या फिर मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे डोलोराइट, मैग्नेटाइट, ये हो गया। अब हम बात करते हैं वाय आग्नेय चट्टान का। तो इसका निर्माण सतह के ऊपर लावा ठंडा होने से होता है। हम समझ रहे हैं कि वाय आग्नेय चट्टान मतलब वाय मतलब बाहर। तो जैसे मैग्मा या लावा अंदर से बाहर निकला और ये ठंडा हो गया, तो इससे जो बना तो उसे वाय आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो यह बाहर निकल के ठंडा हो जाता है जल्दी, तो जल्दी जम जाता है। तो इसका क्रिस्टल क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं, जो कि इसका उदाहरण बेसाल्ट चट्टान है। तो पूछेगा अगर कि बेसाल्ट कैसा आग्नेय चट्टान है? तो वाय आग्नेय चट्टान है। इसी चट्टान के क्षरण से ये जो वाय आग्नेय चट्टान है, इसी चट्टान वाय आग्नेय चट्टान, जो कि इसका उदाहरण कौन है? बेसाल्ट है। और बेसाल्ट इसी आग्नेय चट्टान के क्षरण से रेगुर मृदा, जिसे काली मिट्टी कहते हैं, उसका निर्माण होता है, जिसमें जो कि कपास की खेती के लिए प्रमुख है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि आग्नेय चट्टान की विशेषता के बारे में। तो यह दानेदार एवं ठोस रवेदार होती है, इसमें परत नहीं पाई जाती है, इसमें पानी का प्रवेश कम होता है, इस कारण इसका क्षरण कम होता है। इसमें जीवाश्म पहले भी आपको बताए थे कि लावा से बनी चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, तो इसमें जीवाश्म नहीं होगा। हाँ, इसमें धात्विक खनिज जो है वह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। समझे? तो ये हो गया आज आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग पूरा चर्चा किए हैं। चट्टान पढ़े हम लोग, चट्टान में 3 प्रकार के चट्टान के बारे में पढ़े, जो कि आग्नेय चट्टान, अपसादित चट्टान, कायांतरित चट्टान। जो कि आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग विशेष पूरा वर्णन किए, और आने वाला अगर सेट में मिलेगा अपसादित चट्टान और कायांतरित चट्टान, तो उसमें हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करा है कि स्वयं आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो यह बेसाल्ट होगा। आप लोग जानते हैं कि बेसाल्ट अभी हम बताए थे, बेसाल्ट जो कि वाय आग्नेय चट्टान है, इसी से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो डी हो जाएगा आंसर।
87। अब क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो 2018 में बेल्जियम ने जीता था। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि देखिए FIH इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, समझ गए। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, जो कि फर्स्ट मैच 1971 में हुआ था। FIH की स्थापना जनवरी 1924 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। पहले इसमें मैच 2 साल में होते थे, जैसे फर्स्ट मैच हुआ था 1971 में, सेकंड मैच हुआ था 1973 में, थर्ड मैच हुआ था 1975 में, तो 2 साल पर। लेकिन 1975 के बाद यह मैच फिर 4 साल 1975 के बाद यह 4 साल पर होने लगा। अब 2018 के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2018 में हॉकी विश्व कप जो है इंडिया के उड़ीसा में खेला गया था। 14वां संस्करण था। इसमें बेल्जियम को जीत मिली थी और फाइनल में, और नीदरलैंड हारा था फाइनल में, या भुवनेश्वर में हुआ था। अब हम लोग तो वही पूछा था, तो हाँ आंसर आपको बता दिए कि जीत किस मिली थी, तो बेल्जियम क्वेश्चन था। अब हम लोग विस्तार से चर्चा 2023 आने वाला एग्ज़ाम के लिए कर लेते हैं। तो देखिए 2023 में भी इसका होस्ट जो है इंडिया किया, उड़ीसा में। फर्स्ट मैच जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला। इस बार 2023 वाला जो हॉकी मैच हुआ था वह 2 जगह हुआ था, भुवनेश्वर में और राउरकेला में। तो फर्स्ट मैच जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा में हुआ था। यह 15वां संस्करण था और अभी तक भारत 4 बार मेज़बानी कर चुका है हॉकी विश्व कप का। पहला 1982 में मुंबई में किया था, 1982 में मुंबई में। दूसरा 2010 में दिल्ली में। तीसरा 2018 में भुवनेश्वर में। और चौथा भुवनेश्वर और राउरकेला। भारत केवल ऐसा देश है जो हर संस्करण में भाग लिया, मतलब सबसे ज़्यादा एडिशन में भारत ने भाग लिया। लेकिन भारत अभी तक मात्र एक बार ही हॉकी विश्व कप जीत पाई है, जो कि 1975 में, 1975 में, जो कि पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता था। अभी तक सर्वाधिक हॉकी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, जो कि 4 बार जीता है। और नीदरलैंड 3 बार, ऑस्ट्रेलिया 3 बार और जनवरी में 3 बार। इस बार जो है 2023 वाला मैच जर्मनी ही जीता। रनअप में उपविजेता कहिए बेल्जियम, जो कि सिल्वर मेडल। और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड और भारत का स्थान चौथे नंबर पर था। 2026 का 16वां जो हॉकी विश्व कप होगा, हॉकी विश्व कप 2026 का, वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 2023 का फाइनल जो है वह कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था।
और फर्स्ट मैच शुरुआत हुआ था बिरसा मुंडा राउरकेला में, और फाइनल मैच जो है लास्ट कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। इसका शुभंकर ओली था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकलास वेलेन को मिला, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वनास, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। और यह 2023 का हॉकी विश्व कप जो था 13 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था और 29 जनवरी 2023 तक चला था। तो आपको 2023 और 2018 के बारे में विषय से चर्चा कर दी है। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि इसका एल्सियम बेल्जियम होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलवन, जो कि 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया था, डैश उपाधि धारण की थी। नूर अल दीन विश्वास का प्रकाश, नूर महल महल की रोशनी, जिल्ले इलाही भगवान की छाया, और जापना विश्व के रक्षक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बलबन ने जिल्ले इलाही, जो कि भगवान की छाया, वो अपने आप को भगवान मतलब कि भगवान मानता था, मतलब कि भगवान के द्वारा भेजा गया शासक। तो इसके बारे में हम विस्तार से आइए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये बलबन आया कहाँ से। क्योंकि जब तक कोई चीज़ का सोर्स पता ना होगा तो याद नहीं हो पाएगा। तो पहले पता करते हैं कि बलबन था कौन। तो देखिए मध्यकालीन भारत में आप लोग पढ़िएगा तो दिल्ली सल्तनत, जिसकी शुरुआत 1206 से होती है। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 शासक हुए। पहला जो कि गुलाम वंश या मामलुक वंश या फिर इलवारी तुर्क वंश इसे कहा जाता था, या 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा में लीजिए खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया था, सबसे कम समय तक शासन। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तीसरा लीजिए तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया था, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे GST गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। और चौथा जो है सैयद वंश है। सैयद वंश या 14 से लेकर के 1451 तक इसका संस्थापक खिज्र खां था। और पचमा और अंतिम शासक लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर के 1526 तक इसका संस्थापक बहलोल लोदी ने किया था। तो हम लोग को पढ़ना है, पहले हम लोग आज पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में पढ़ते हैं। पहला ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कहते हैं, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। दूसरा आराम शाह, जो कि आराम करने के लिए आया था। तीसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यह एक इम्पोर्टेंट शासक था। चौथा उरुकुद्दीन फिरोज शाह। पांचवा रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। छठा हो गया बहराम शाह। सातवां हो गया मासूद शाह। आठवां हो गया नसरुद्दीन महमूद। और नौवां देखिए हो गया गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और 10वां हो गया कैकुबा और लास्ट था क्यूमर्स। तो बलबन के बारे में बात करें तो यह 1266 से लेके 1286 तक शासन किया था और 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझे। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं बलबन के बारे में। तो देखिए, बलबन का अन्य नाम बहाउद्दीन, गयासुद्दीन या उलुग खां। उलुग खां इसे नासिर खां ने बोला था, मतलब नासिर खां के द्वारा नाम दिया गया था बलबन को उलुग खां। और यह एक इलवारी तुर्क था, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। तो 1233 में ग्वालियर पर विजय पाने के बाद इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था, बलबन को। इसके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करते। तो कुछ इन्होंने प्रमुख कार्य भी किया था, जैसे मेवाती डाकों की समाप्ति हो गया, लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था, बलबन का राजस्व सिद्धांत हो गया, तुर्क के चलगामी की समाप्ति किया था, वारिद मुमलिक, जो कि एक गुप्तचर विभाग था, उसका स्थापना किया था, दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का स्थापना किया था, नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी, सीरी नामक नगर बसाया था। और इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जैसे अमीर खुसरो, अमीर हसन, इसी के दरबार में रहते थे। देखते हैं कि इसका मानना था कि सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता, इसका अपना सोच था। तो इसने 2 नियम बनाए थे। पहला नियमत खुदाई, जिसका मतलब था पैगंबर के बाद सुल्तान होता। और दूसरा जिल्ले इलाही, जो कि क्वेश्चन अभी पूछा था। जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसने सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब कि घुटनों के पर बैठकर सिर का झुकाना, उसे सिजदा कहते थे। और पैबोस को मतलब था कि पैरों को चूमना। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती थी, इसका अपना मत था। सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। कुलीनता का समर्थन, रक्त की शुद्धता का सिद्धांत, यह कुछ बातें थी बलबन के बारे में। तो इस क्वेश्चन के बारे में
आपको क्लियर हो गया होगा। जिल्ले इलाही मतलब भगवान की छाया, जिल्ले इलाही होगा इसका आंसर, या ईश्वर का प्रतिनिधि कहिए या फिर भगवान की छाया कहिए, का आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, अगर व्यापगत का सिद्धांत पूछे या हड़प नीति पूछे या फिर इंग्लिश में द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछे, तो ये तीनों एक ही शब्द है। व्यापगत का सिद्धांत मतलब विस्तार करना, अपनी शासन को, अपने कह सकते हैं शासन को विस्तार करना। यह हड़प नीति मतलब हड़पना, कोई चीज़ दूसरे पास से हुआ हड़पना, अपने अपने अंडर में ले लेना, या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंग्लिश में से कहते हैं। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो आइए लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 56 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1848 से लेकर के 1856 तक। तो व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। व्यापगत का सिद्धांत कहिए या हड़प नीति कहिए या द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहिए, तीनों एक ही शब्द है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर के 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और इसी के शासन काल में ये जो हड़प नीति या व्यापगत का सिद्धांत कहिए ये अपनाया था। तो हड़प नीति के तहत जैसे ये अपना अंग्रेजी प्रशासन को मतलब कि विस्तार करना चाहता था। जैसे सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बाघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में, ये सब क्या किया था, कंपनी में हड़प नीति के तहत कंपनी में इसको विलय कर गया था। जैसे द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848 से लेकर के 1849 के बीच में हुआ था। तो इसके तहत पंजाब का कंपनी साम्राज्य में क्या कर दिया, विलय इसने करा दिया। फिर द्वितीय बर्मा युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1851 से 1852 के बीच में हुआ था, जो कि बर्मा का निचला हिस्सा और पेंगू का अधिग्रहण कर लिया था 1852 में। और इसने इसके अलावा हड़प नीति के अलावा मतलब इसका सोच था कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन लाना है। और भी कुछ जैसे उपाधि और पेंशन कांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। फिर 1853 में, जो कि जानते हैं भारत में प्रथम बार रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, इसी के शासनकाल में। तो प्रथम रेल चलाने का श्रेय भी इसी के पास है। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया इसी के शासनकाल में। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में
का मसौदा तैयार किया गया था। इसी के शासनकाल में PWD विभाग का निर्माण, जो कि गंगा नहर का निर्माण पंजाब के द्वाब में 2 नहरों का निर्माण हुआ था PWD की, जो कि आज भी है। तो यह डलहौजी, इस विभाग का निर्माण डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच इसी के शासनकाल में हुआ। 1853 का चार्टर एक्ट इसी के शासनकाल में। 1854 में शिक्षा सुधारने के लिए वुड डिस्पैच नीति लाया था इसने, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, एक सैन्य मुख्यालय का गठन इसी के शासनकाल में। तो यह कुछ लॉर्ड डलहौजी के काम के बारे में चर्चा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1846 या 91 देखते हैं कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 91, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह, जो कि प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध तो डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच, जिसमें सिख को पराजित हुई, जिसके कारण सिख महाराज दिलीप सिंह को लाहौर की संधि करना पड़ा 9 मार्च 1946 को। 9 मार्च 1946 हस्ताक्षर किए। तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं 82 नंबर। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। तो इसका हो जाएगा आंसर लूनी नदी, जो कि लूनी नदी थार के रेगिस्तान में बहती है, राजस्थान में। तो आइए लूनी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे लूनी नदी अजमेर के पास के अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है और 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर लूनी नदी हो जाएगा। दूसरा देखिए कोसी नदी ऑप्शन में। तो कोसी नदी जो है वो सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत के हिमच्छादित प्रदेश से निकलती है, जो कि 7 धाराओं से बनी है, जिसे सप्तकोसी भी कहते हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। और उत्तर बिहार में हर बार बरसात के टाइम में कोसी नदी से ही बाढ़ आती है। बनास नदी, तो देखिए बनास नदी राजस्थान में बहने वाली नदी है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी। और बेतवा यूपी और एमपी में बहने वाली नदी है, जो कि यमुना की सहायक नदी है, बेतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अब देखते हैं 93 क्वेश्चन नंबर करा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो एक बार आप क्वेश्चन पूछा था 2018 में कौन जीता, आगे क्वेश्चन था। तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। उस भी 2018 में उड़ीसा हुआ था।
जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और 2023 में जो हुआ जो कि भुवनेश्वर और राउरकेला में फर्स्ट मैच हुआ था बिरसा मुंडा राउरकेला, और लास्ट मैच फाइनल कहिए तो कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। तो 94 का देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा सीताराम येचूरी। आइए 95 जानते हैं। 95 तो 95 का रहा है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है वह उड़ीसा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरल का कथकली, भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का हुई है, ओडिसी उड़ीसा का हुई है, कुचिपुड़ी कच्चापुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी कैसे याद रखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। जैसे कच्चा पूड़ी कौन खाएगा, तो कच्चा पूड़ी आंध्र आदमी खाता है, तो कच्चा पूड़ी कौन खाएगा, आंध्रा खाएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। करा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में विधानमंडल जो है वो 2 सदनीय है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 सदनीय विधानमंडल था, जो कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अब तो वह यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 97 करा कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 11। आइए जान लेते हैं। करा कि भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां जो है वह 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 करा कि एहोल की राजधानी
किसकी राजधानी थी? ऐहोल। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि ऐहोल जो है, ऐहोल किसकी राजधानी है? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी, समझे? तो बतापी या बदामी के चालुक्य वंश की संस्थापक जो कि जयसिंह है, और अगर वास्तविक संस्थापक कहें तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, और इसकी राजधानी बतापी जो कि कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो कि संस्कृत भाषा में है ऐहोल अभिलेख। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में चर्चा है। पुलकेशिन ने लाट, मालवा, गुर्जर प्रदेश को जीता था। इसकी चर्चा ऐहोल अभिलेख में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 99 करा कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है, यह सूर्य से संबंधित है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में मनाया जाएगा। तो देखिए, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में पुरी जिले में स्थित है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया, 1984 में। और यह मंदिर जो है वो कलिंग शैली में बनी हुई है। और कोणार्क नृत्य उत्सव जो कि 1 से 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। अब देख लेते हैं। करा कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सत्रिया। तो देखिए, सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसका संस्थापक श्रीमंत शंकर देव थे, और यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सादरा देखिए, सादरा जो है वो भारतनाट्यम का पुराना नाम है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सादरा भरतनाट्यम का पुराना नाम। कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है। कथक जो कि उत्तर भारत यूपी। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो इस सेट पहला सेट खत्म हो गया जीके का।